हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र 2 को और अभ्यास प्रश्न पत्र 1 यानी कि प्रैक्टिस पेपर 1 जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन के सेट है ये केवल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ अभी आप थोड़े टाइम बाद सीयूटी का एग्जाम देंगे, वहां पर भी आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो इन्हें और ध्यान से समझिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको चाहिए डाटा जिससे हम पढ़ाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल तेजस एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपको ये और इस तरीके का कई तरीके का डाटा जो है वो आपको एक्सेसिबल फॉर्म में मिलेगा, यानी कि आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए उसे पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो क्विकली चलते हैं हमारे प्रैक्टिस पेपर 2 की तरफ, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक ऑलरेडी पहुंच चुका होगा। प्रैक्टिस पेपर 1 यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र 1 जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उसे नहीं देखा है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। जल्दी से चलते हैं पहले सेट की तरफ, जहां पर हमारे लिए 12 क्वेश्चन होते हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है वो सारे 1 मार्क्स के होते हैं। जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान कितने देशों ने इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन ए, यानी कि 34 कंट्रीज ने मिलकर प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान क्या करी थी, लड़ाई करी थी। चलिए क्विकली चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जहां 1967 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिला था। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिला था। जल्दी से चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के योजना आयोग का अधिक्रमण यानी कि इसको बदलकर कौन सा एजेंसी या कौन सा आयोग लाया गया था। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि जो नीति आयोग है उसे यहाँ पर योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। इन सब को हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, अमेरिका द्वारा अल कायदा और तालिबानी शासन के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से ये ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2019 के लोकसभा चुनाव में NDA 4, देखिए ध्यान रखेंगे यहाँ पर NDA 4 की बात की गई है, को कितनी सीटें मिली थी। और स्टूडेंट यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 350 सीटें इसे मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, योजना आयोग किस वर्ष भंग किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपस में लिंक्ड है, यानी कि योजना आयोग को भंग किया गया था ये पूछा गया है। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि नीति आयोग को कब शुरू किया गया था। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि अगस्त 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछ रहा है, नैम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या जिसे आप हिंदी में कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, यानी कि हवाना में 2006 में नैम का 14वां जो शिखर सम्मेलन है उसे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या है, एक कोड बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं और इन्हें आपको सही क्रम में बताना है। और ऑप्शन में जो आपके सही क्रम है वहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है बेटा, ऑप्शन ए, यानी कि 4 3 2 1। ये क्या है आपका
राइट ऑप्शन है। यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हम केवल आंसर्स को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य महामारी पूरे देश से फैलती है, और यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या है, एक कोड बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पर आपको क्या चुनना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ सही कथन को चुनना है, और यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों ही कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो अभिकथन और कारण के बेस के क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि एक अभिकथन और एक कारण दिया गया आता है, और उसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए होते हैं, उनमें से सही स्टेटमेंट आपको पता करना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो 11th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विभाजन के विचार बहुत दर्दनाक था और साथ ही इसे पूरा लागू करना और भी कठिन था। तो देखिए ये बिल्कुल सही कथन है। अब देखिए इसकी कारण की बात करेंगे तो कारण है कि एक कठिनाई यह सामने आई कि सभी मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारे इस सेगमेंट का यानी कि पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन रहता है, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेशन में होता है। और यहाँ पर अभिकथन है कि 2000 में 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए। तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कारण की बात करें तो भाषा राज्यों के संगठन का एकमात्र आधार बनी हुई थी। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी जो आपका सही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपने बिल्कुल सही गैस किया। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और ये एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण भी करते हैं। तो आई होप आपको पार्ट 1 के जो 12 एमसीक्यू क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्योंकि चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कि सेक्शन बी, यानी कि खंड खा की तरफ, जहां पर आपके लिए 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा, अब तक आपको ये सारी बातें पता लग जानी चाहिए। तो पार्ट बी यानी कि खंड खा में आपके लिए 6 क्वेश्चन होते हैं, और जो सभी कितने मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए क्विकली चलते हैं हमारे पार्ट बी की तरफ। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के लिए है वो कौन सा है, वो है भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का वर्णन करें। तो यहाँ पर देखिए आंसर ऑलरेडी आपके पास डिस्प्ले पर है। तो आप पहले पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि जितने भी दुर्लभ संसाधन है उनका इष्टतम उपयोग, यानी कि उनका अधिकतम उपयोग जो है वो इनका पहला सा उद्देश्य है। और दूसरे उद्देश्य के रूप में हम देख सकते हैं कि तेजी से वांछित सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना, या इनसे अलावा भी अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वे कौन से लक्ष्य थे जिन पर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर सभी की सहमति थी। तो यहाँ पर आपने एनसीईआरटी में भी देखा कि आपको 2 उद्देश्य ऐसे थे, 2 लक्ष्य ऐसे थे जिन पर सबकी सहमति थी, जिनमें से पहला था कि स्वतंत्रता के बाद हमारा देश जो होगा उसमें जो शासन प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, वो लोकतांत्रिक सरकार रहेगी। और दूसरा है कि सरकार जो है वो सभी के कल्याण के लिए क्या करेगी, कार्य करेगी, ना कि किसी विशेष वर्ग के लिए। विशेषकर अगर हम बात करें तो गरीबों और समाज के सामाजिक रूप से जो वंचित लोग हैं, जो कि किसी कारण से मुख्य धारा से पिछड़ गए थे, उनके ऊपर जो है वो सरकार जो है वो ज्यादा ध्यान देगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किन्हीं 2 सामाजिक कारणों का वर्णन करें जिसके कारण अरब स्प्रिंग जो था, इतनी बड़ी घटना जो थी वो हुई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक असमानताओं को दूर करने की जो मांग थी वो अरब स्प्रिंग की पहली मांग थी। और दूसरा हम देख सकते हैं कि मीडिया और इंटरनेट ने दुनिया भर की सूचना और समाचार पत्रों का प्रसारण किया, जिससे ये आंदोलन जो है वो और व्यापक रूप में हम देख सकते हैं कि फैला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में हम देख सकते हैं कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कोई 2 अंतर जो है वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर हम पहले अंतर के रूप में देख सकते हैं कि जो सोशलिस्ट पार्टी है वो कैसे विकास की बात करती है, कैसे परिवर्तन की बात करती है,
वो क्रमिक परिवर्तन यानी कि धीरे धीरे परिवर्तन की बात करती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी की, तो अमूल चूल परिवर्तन में विश्वास करती है। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी का जो लक्ष्य होता है वो समाज में सुधार करने का होता है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का लक्ष्य जो होता है वो पूरे समाज का पुनर्गठन यानी कि दोबारा से उसकी रचना पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, रियासतों के एकीकरण के प्रति सरकार का जो दृष्टिकोण था वो क्या था। और आंसर में आप लिख सकते हैं कि अधिकांश रियासतों के लोग भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 565 देशी रियासतें थी, तो अगर 4 रियासतों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी भारत में स्वेच्छा से शामिल होने के लिए राजी थे। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सरकार विविधता को समायोजित करने के लिए कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता देने में लचीली थी, यानी कि अगर कोई ऐसे राज्य है जो कि कुछ स्वायत्तता के साथ भारत में शामिल होना चाहते हैं तो उनका भी यहाँ पर स्वागत किया गया। तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि विभाजन की पृष्ठभूमि में देश की जो क्षेत्रीय सीमाएं थी, देखिए यहाँ पर इसको ध्यान रखना है कि जो क्षेत्रीय सीमाएं थी का एकीकरण और शुद्धिकरण सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया था, यानी कि सभी को भारत में शामिल करना है, ये सबसे पहला सरकार का दृष्टिकोण था। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के लिए है, 2 अंकों के लिए है, वो है क्वेश्चन नंबर 18। वो है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल की कोई 2 विशेषताएं लिखें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहली विशेषता के रूप में कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए काम करते थे, यानी कि यहाँ पर ट्रिपल पी का मॉडल जो है पीपल पब्लिक पार्टनरशिप, इस पर ध्यान दिया गया। हालांकि संतुलन और समान विकास लाने की जिम्मेदारी जो थी वो किसकी थी, सार्वजनिक क्षेत्र की थी, यानी कि इसके लिए जो पूरा का पूरा जिम्मेदार था वो क्या था, आपका गवर्नमेंट सेक्टर था। नेक्स्ट हम पॉइंट देख सकते हैं कि बाजार में निष्पक्षता और उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्रों के स्वामित्व वाले उत्पादन के साधनों को राज्य द्वारा विनियमित किया जाता है। तो आप ये 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और पॉइंट है तो यहाँ पर आप उन्हें भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लकीर का फकीर नहीं बनना कि जो सर ने बताया या जो डिस्प्ले हो रहा है हमें वही ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और पॉइंट है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्योंकि चलते हैं हमारे 3rd सेक्शन की तरफ जो है सेक्शन सी यानी कि भाग ग। और यहाँ पर ये जो सभी क्वेश्चन है ये कितने अंकों के लिए है, 4 अंकों के लिए है। और यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 है, नेपाल में लोकतांत्रिक परिवर्तन बताइए। यानी कि नेपाल में जो लोकतंत्र का सफर है, राजशाही से लेकर लोकतंत्र का जो सफर है उसे यहाँ पर आपको बताना है। नेपाल में जो अन्य पार्टियां हैं या जो अन्य संगठन है वो इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना। देखिए यहाँ पर ये 4 अंकों का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके पास कोई 4 पॉइंट नहीं पूछे तो आप आंसर कैसे लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इसका पॉइंट में आंसर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पॉइंट में भी आंसर दे सकते हैं। हमारी रेगुलर क्लास में मैंने आपको त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में बताया था, जहाँ एक तरफ कौन थे, लोकतंत्र के समर्थक थे, दूसरे तरफ क्या थे, माओवादी थे, और तीसरी तरफ जो थे वो क्या थी, राजा की सेना थी। तो आप यहाँ पर उन पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो क्या है कि वहां पर भी क्या हुआ, संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, और साथ ही साथ वहां के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि ऐतिहासिक अतीत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर राजशाही तो हो लेकिन कैसी हो, केवल नाम मात्र की राजशाही हो। इसी प्रकार माओवादी जो संगठन थे उन्होंने क्या किया, अपने सशस्त्र संघर्ष को रोकने पर भी अपनी सहमति जताई। इसके बिना जो वहां पर लोकतंत्र है उसे स्थापित नहीं किया जा सकता था। साथ ही साथ वहां पर संविधान में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जो है उनके कार्यक्रमों को भी शामिल किया जा सकता है। और मुख्य रूप से आपको क्या ध्यान रखना है कि 2008 में नेपाल में राजशाही जो है उसे खत्म कर दिया गया और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया। और आपके आंसर का लास्ट पॉइंट होना चाहिए कि नेपाल में 2015 में एक और नया संविधान बनाया गया जो कि अभी तक लागू है। इसके लिए अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट पे पिन कर दूंगा, वहां से आप इसकी
डिटेल वीडियो देख सकते हैं जहां पर लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में किस प्रकार हुई उसकी विस्तृत व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस से बेसिस क्वेश्चन है, जहां पर आपको यूरोपीय संघ और आसियान की क्या करनी है, आपस में कंपैरिजन करनी है, आपस में तुलना करनी है। तो यहाँ पर आप जो है वो दोनों को सेपरेट भी लिख सकते हैं, और जो आपका ओल्ड पैटर्न है यानी कि आप ऐसे बीच में लाइन डाल देते हैं, एक तरफ लिख देते हैं यूरोपियन यूनियन और दूसरी तरफ लिख देते हैं आसियान, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो अभी बेस्ट पैटर्न है वो यही है कि आप दोनों के दो दो पॉइंट अलग अलग से लिख दीजिए। तो यूरोपीय संघ की बात करेंगे, यूरोपीय यूनियन की बात करेंगे, तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्शल योजना के तहत अमेरिका द्वारा यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसे हम यूरोपीय आर्थिक संगठन के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना हुई और ये इसका पहला कदम था। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि यूरोपीय पूंजीवादी देशों के आर्थिक एकीकरण की यह प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ती रही और 1949 में यूरोप की परिषद की स्थापना हुई। तो देखिए यहाँ पर जो 4 स्टेप्स हैं जो मैंने आपको हमारी रेगुलर क्लासेस में बताया वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट भी यहाँ पर वैलिड है। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है तुलनात्मक, तो हम यहाँ पर आसियान की बात करेंगे। तो आसियान जो है वो किसका संगठन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना कब हुई, 1967 में। और 5 देश जो थे वो क्या थे, इसके फाउंडर मेंबर थे, जिसे हम इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नाम से जानते हैं। और बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही इसकी स्थापना हुई है। तो देखिए कई बार हो सकता है कि आपको ये नाम जो है वो ध्यान ना रहे, तो इसके लिए मैंने आपको हमारी रेगुलर क्लासेस में भी एक चीट कोड बताया था जिससे आपको ये नाम याद रह सकते हैं। वो क्या था बेटा, FM सेट। तो देखिए FM सेट, आप सभी लोग FM सुनते हैं, तो FM सेट क्या हो गया, F स्टैंड्स फॉर फिलीपींस, M स्टैंड्स फॉर मलेशिया, S स्टैंड्स फॉर सिंगापुर, और E स्टैंड्स फॉर इंडोनेशिया, और T स्टैंड्स फॉर थाईलैंड। तो ये 5 जो देशों के नाम है जो कि इसके संस्थापक देश थे, उसका नाम जो है वो आप इस कोड से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो पॉइंट है दूसरा, आसियान देशों ने बातचीत के एक ऐसे रूप में आसियान तरीका अपनाया जो अनौपचारिक, गैर टकराववादी और सहकारी था। इसे ही हमने क्या कहा है, आसियान वे। इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, आसियान वे के नाम से जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि आसियान वे के नाम से आप किसे जानते हैं, तो भी आप यहाँ पर इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये तुलनात्मक या कंपैरेटिव एनालिसिस वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपातकाल से रिलेटेड है, आपातकाल के विरुद्ध आलोचकों द्वारा किए गए विचारों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी क्रिटिक करने वाले हैं, जो आलोचना करने वाले हैं, उनकी बात यहाँ पर करनी है। तो पहला पॉइंट हम क्या देख सकते हैं कि लोकतंत्र में एक स्वतंत्रता दी गई, कि लोकतंत्र में लोगों को सरकार के खिलाफ विरोध करने का भी अधिकार है। ये हमें कहाँ से पता लगता है, आपातकाल से पता लगता है। सेकंड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि चूंकि कानून व्यवस्था की स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल लगाया गया था। तो आपातकाल के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे पिन कर दूंगा, जरूर देखना बेटा, क्योंकि यहाँ से आपके 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पक्का आने वाले हैं। लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करें तो गृह मंत्रालय जो देश की आंतरिक स्थिति की निगरानी कर रहा था, ने देश की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं की। यानी कि आपातकाल में भी हम जो है वो अपनी शासन व्यवस्था को हमेशा ही बनाए रखे हुए थे। और अगर बात करें बिहार और गुजरात जैसे आंदोलनों की सीमा को लांघ दी थी, जहाँ पर आपने जेपी के द्वारा जो आंदोलन है, जो छात्र आंदोलन है, उसके बारे में पढ़ा, तो वहाँ पर भी आप इसे कुछ पॉइंट में लिख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने देश को बचाने के बजाय अपनी व्यक्तिगत सत्ता बचाने के लिए संवैधानिक प्रावधान यानी कि कानूनों का क्या किया था बेटा, दुरुपयोग किया था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप इस तरीके के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि दोबारा से रिलेटेड है डिफरेंस क्रिएट करने का, जिसमें आप विकास के पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल के बीच जो अंतर है उसे बताने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो पूंजीवादी वाला मॉडल था वो किसका था, यूएसए का था, और ये जो समाजवादी मॉडल था वो किसका था, यूएसएसआर का था। तो पूंजीवादी मॉडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्ति के पास था,
जिसका अर्थ था कि राज्य का स्वामित्व जहां अनुपस्थित है, यानी कि राज्य जो है वो वहां पर कम से कम हस्तक्षेप करेगा। इस मॉडल का दूसरा जो उद्देश्य था वो क्या था, बाजार से अधिकतम लाभ जो है वो किस प्रकार कमाया जाए, किस प्रकार निकाला जाए। थर्ड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि यह समानता के सिद्धांत को मान्यता नहीं देता था, जिस कारण अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी, बड़ी हो रही थी। लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं जो कि पूंजीवादी से रिलेटेड है। लास्ट पॉइंट हम देख सकते हैं जो कि पूंजीवादी मॉडल से रिलेटेड है, उत्पादन मार्ग और आपूर्ति के आधार पर किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो समाजवादी मॉडल की चर्चा की गई है, जिसमें समाजवादी मॉडल जो है वो उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व का पक्षधर है, और यहाँ पर व्यक्तिगत स्वामित्व जो है वो निश्चित हो जाता है, यानी कि ना के बराबर हो जाता है। इस मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनता का सामाजिक कल्याण हो, ना कि किसी संस्था का। और ये मॉडल जो है वो समानता के सिद्धांत को कायम रखता है, जहां पर समतावादी समाज को बनाने का हमेशा प्रयास किया जाता है। समाजवादी मॉडल बिना किसी लाभ के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर आधारित होता है। तो यही कुछ मुख्य अंतर है जो इन दोनों के बीच में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि इस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में, भारतीय जनसंघ की विचारधारा की कोई 4 विशेषताएं बताएं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं 4 विशेषताओं को लिखें, अगर आपको लगता है कि कोई और विशेषता भी है तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपको शुरुआत करनी चाहिए कि भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई। और अगर हम कहें तो जो RSS है, जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं, और जो हिंदू महासभा है से लगाया जा सकता है। इसकी वंशावली की बात करेंगे तो इसका जन्म जो है वो यहीं से होता है। विचारधारा एवं कार्यक्रम की दृष्टि से यह अन्य पार्टियों से क्या है, भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि यह एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर अधिक जोर देती है। और ये कौन सी संस्कृति है? ये है भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर ही देश की आधुनिकता, प्रगतिशील और मजबूत बनाने का जो प्रयास है वो इसका पहला एजेंडा है। यह जो पार्टी है हमेशा से अखंड भारत का जो है वो समर्थन करती है और पाकिस्तान जैसे देशों का विरोध करती है। पार्टी अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने के आंदोलन में सबसे आगे जो है वो आपको दिखाई देगी। यह धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने का विरोध करता है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 23, जो कि 4 मार्क्स का है, तो आपको यहाँ पर ये 4 पॉइंट या इसी से रिलेटेड कोई और 4 पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन डी, यानी कि भाग घ। तो भाग घ जो है वो एक पैसिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली किसकी बात करेंगे, आंसर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, महासभा के प्रत्येक सदस्य को कितने वोट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर क्या है, ए, यानी कि एक ही वोट का अधिकार दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2001 से पहले संयुक्त राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो हमारे पास आंसर क्या है, साउथ सुडान या दक्षिणी सुडान जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि केवल कुछ राज्य ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का हिस्सा क्यों है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 MCQ ऑप्शन है और हमारा राइट आंसर जो है वो क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश के विजयी और शक्तिशाली राज्य जो थे ये बनकर उभरे थे, इसीलिए इन्हें ही क्या मिली, स्थायी सदस्यता मिली। लास्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो इस सेक्टर से है कि अमेरिका के सदस्य राज्यों के बीच युद्ध और शांति के मतभेदों पर डैश और डैश में चर्चा की गई। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है, डी, यानी कि बी और सी जो है वो दोनों सही है, यानी कि साधारण सभा और सुरक्षा परिषद। क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर ऑलरेडी आपको फ्लैश है, आप यहीं से इसे देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर भी आपको ये जो क्वेश्चंस है और इनके आंसर जो है वो यहीं पर फ्लैश कर दिए गए हैं, तो आप यहाँ से भी इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर जो है वो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो जो हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके डिस्प्ले पर आ जाएंगे, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर या उन्हें पुश कर कर लिख सकते हैं।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इससे अगले प्रैक्टिस पेपर का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।